तो हम लोग स्टार्ट करें नहीं? ठीक है, यस सर। पहले हम लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करें। लॉन्ग आंसर, हाँ सर उससे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निकालो। आपके पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन निकालो आप। सर मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूँ सर, लैपटॉप पे हूँ तो। चलो कोई बात नहीं, करो। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे भी सबके पास क्वेश्चन तो होगा ही होगा। चलो ठीक है, जैसा भी करो। मेरे पास क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है ना? ठीक है। यस सर। क्वेश्चन ऐसे एक बार प्रेजेंट कर दो, ताकि सब लोग देख लें जिनके पास क्वेश्चन सामने नहीं हो। वैसे ग्रुप में तो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन सबके सामने है। सर 11th क्वेश्चन नंबर है ना? हाँ, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 150। मिल गया? हाँ जी सर। मिल गया? यस सर, मिल तो गया। चलो ठीक है। सब लोग क्वेश्चन देख रहे हो? चलो मैं क्वेश्चन, रुको, मैं इस क्वेश्चन को, मैंने लिखा है कहीं, सॉल्व किया ना, इसको लिखा है मैंने। देखो ये दिखाई दे रहा है? यस सर दिख रहा है। ठीक है ना? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस सर दिख रहा है। चलो, क्योंकि प्रेजेंट करोगे फिर टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए पहले आप। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब ये क्वेश्चन जो देखने के बाद जो है ना, क्या लगता है, ये कौन सा मेथड से निकालना होगा हमको? तो एक्सपेंडिचर मेथड से, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है, कोई मुझे बताएगा? एक्सपेंडिचर हम्म। सर। तो अपने सामने भी क्वेश्चन पेपर रखो, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो इसको हटाऊंगा अब। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एमपी निकालते हैं ना, बोलो। सर जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। नो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। अपने बुक को भी निकाल लेना, बुक को भी देख सकते हो, साथ साथ देखते ही जाओ, क्या दिक्कत है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, करेक्ट होता है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यही होता है ना? यस सर। ये फॉर्मूला होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में हमेशा मार्केट प्राइस पे निकालते हैं और जीडीपी, ठीक है ना? इनकम मेथड में हाँ सर। किस पे निकालते हैं? इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। इनकम मेथड में एनडीपीएफसी पे निकालते हैं, जिसमें आप लिखते हो सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, याद है? फिलहाल हमको, सर वो आपने एनडीपीएफसी लिखा है ना? हाँ एनडीपीएफसी, ठीक है। ये हमारा हाँ सर। इनकम मेथड में होता है। कौन सा मेथड में होता है? इनकम मेथड, ठीक है। और ये हमारा किस मेथड में होता है? एक्सपेंडिचर मेथड में, करेक्ट है। देखो जो सब, यस सर। बाकी तो सब ये दोनों आसान होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। जो दिक्कत थोड़ी होती है ना, इसी में होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। यस सर। देखते हैं, सब लोग भी बीच में बोलते रहो सब लोग भाई।
तो पहली बात तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का स्प्लिटअप याद रखना पड़ेगा कि क्या इसका स्प्लिटअप क्या है। तो इसका स्प्लिटअप होता है पहला बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेक्ट है, बुक ओपन करके देख लेना, ठीक है, समझ रहे हो। अब सवाल है कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ आता है, तो इसको याद रखने के लिए एज फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स, जो भी फिजिकल एसेट्स है उस पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। प्लस, ठीक है, इससे प्लस क्या हम निकाल रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसको हम देख रहे हैं। ये कंपोनेंट याद नहीं होता इसलिए डिफिकल्ट बन जाता है क्वेश्चन। दूसरा कंपोनेंट होता है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट जो घर बनाते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से याद रहना आसान होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब कभी कभी क्या होगा ना कि ये टर्म नहीं देगा, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, इस तरह का कुछ दे देगा, तो फिर आपको ये स्पेसिफिकेशन नहीं मालूम है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दो देखा, पहला बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो कोई भी चीज़ होगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या होगा, रोड, स्कूल्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। ये एक कैटेगरी बनाया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का, ये हमने एक कैटेगरी बना लिया, ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। लेकिन इतना ही नहीं, जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेंटरीज, चेंज इन इन्वेंटरीज, ठीक है। इसके अलावा भी होगा कोई भी चीज़ जो अवेलेबल चीज़ें हैं जो इसका अधिग्रहण किया जाता है, ले लिया जाता है, वो भी चीज़ शामिल होगी, लेकिन हमारे पर्पस का नहीं है इसलिए फिलहाल मैं इतना ही लिख रहा हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या होगा, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अगर इसको याद रखते हैं तो फिर अगर अब क्वेश्चन पर आएंगे आप, क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, यही क्वेश्चन में देखो पहला क्या, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब ये क्या, हाउस होल्ड कंजम्पशन तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया ये। इसमें देखो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये दिया हुआ है, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ था, ठीक है, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। बड़ा पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर उसको हम सबको जोड़ते हुए जाएं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हो जाएगा, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा 150, तो 150 लिख दिया,
प्लस ये 120 ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 120 आएगा, करेक्ट है? हाँ सर। प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 500 होगा। ये सब तीनों कंपोनेंट क्या मिलके बन गए हैं? प्लस प्लस अभी रुक जा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 140, ये ए वाला कंपोनेंट जो था ना उसका पार्ट था, जो ए हमने लिखा था ना यहाँ पर, ए ऐसे ये आ गया, और प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेंट्रीज में क्या है, देखो ये चेंज इन इन्वेंट्रीज में है ये 140। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये 140 हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये सब जोड़ने पर क्या था, 5 + 6 + 5 6 7 700 प्लस ये 800 840 860 800 नहीं 910। ठीक है, सॉरी इसके बाद जीडीपी एमपी का हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला जीडीसी एफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो 910 तो हमारा ये आ गया पहले, ये वाला 910। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह उसने टर्म यूज किया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो ये 800, तो 800 लिख दिया, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट का, टोटल 170। ठीक है, प्लस अब देखो नेट एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर एक्स माइनस, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है ना, देखो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन दिया है नेट, कहाँ गया क्वेश्चन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, ये दिया यहाँ, ये दिया है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, जबकि होता क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट तब होता है नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। अब इसको करोगे तो क्या होगा, इसको जोड़ दो, 9 8 17 17 1 18 और 1870 और 10 इधर 1880 1880। ठीक है, -20 ये 1860 हो गया, क्या निकला ये जीडीपी एमपी निकला। ठीक है, और एनडीपीएफसी का फॉर्मूला आप बताएंगे, आप जीडीपी एमपी मालूम है तो क्या कैसे निकलेगा एनडीपी, जीडीपी एमपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, एनडीपी एमपी होगा। यस सर। और उसमें से एनआईटी माइनस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो एमपी से एफसी हो जाएगा। बोलो भाई। हाँ जी सर, होगा ना, लेकिन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए एक दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, यस सर, याद है, हाँ जी सर। हाँ, तो ये 1860 -40 होगा ना डेप्रिसिएशन की जगह। हाँ जी, ठीक है, इसको सीएफसी है। ठीक है, सीएफसी करेक्ट है। यस सर। और माइनस एनआईटी कितना है, एनआईटी 70 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 70 है, -70 कितना हो गया सर, ये 100 हो जाएगा 7 सर, 1750 1820 में से 70 गया 1750, करेक्ट ना। यस सर। तो यही इसका आंसर हो गया, समझ में आया, यही निकालना था डोमेस्टिक इनकम, समझ में आई बात। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना। देखो आज की में क्या समझ में आया कि ये इन सबसे कठिन यही माना जाता है एक्सपेंडिचर मेथड,
और उसमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके कंपोनेंट याद होने चाहिए। जब कंपोनेंट याद होगा तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। यस सर। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही हो पाएगा, बाकी हो नहीं पाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। रुको मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन है सामने? हाँ सर, ये ना मेरे पास तो है। हाँ क्वेश्चन निकालो। आज एक क्वेश्चन में है, देखो एक क्वेश्चन जो है बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन का था ना। पहला क्वेश्चन था एसेशन रीजनिंग का, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप तो आपने पढ़ा ही था, ये ना सर। ठीक है। देखो ये क्या होता है, एंगल 45 डिग्री होता है। पहला क्वेश्चन देख लो, इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, इसी को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। इसी को क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड, ध्यान रखना। दूसरा होता है डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इसी को कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। ऐसे याद रहेगा आसानी से, जब इस साथ साथ पढ़ोगे तो याद रहेगा। इन्फ्लेशनरी गैप की स्थिति में, इन्फ्लेशनरी जो गैप होता है उसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इतना होना चाहिए था, AD 0 लिखो, इतना होना चाहिए था, वास्तव में हुआ ये, ठीक है। ये जो बना, ये क्या हुआ? ये इन्फ्लेशनरी गैप हुआ, इन्फ्लेशनरी गैप हुआ। मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशनरी गैप, डिमांड बढ़ गया ना। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, AD इज ग्रेटर देन AS, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा सर? एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। यस, डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा? दो डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से याद रहेगा, डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। 45 डिग्री तो होता ही है, AS इज इक्वल टू Y। सर ये हर बार 45 डिग्री मेंशन करना जरूरी होता है? हाँ मतलब, तो कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा कि तुमको आता है? ठीक है सर। ये AD1, ठीक है, ये होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। मतलब जो एक्चुअल है उससे डिमांड कम हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो AD इज लेस देन AS, AS तो यहाँ पर है, लेकिन AD जो है नीचे हो गया, तो ये हो गया डिफ्लेशनरी गैप। तो जब AD इज ग्रेटर देन AS है तो क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो इसमें दो तरह का पॉलिसी यूज होगा, मॉनेटरी जो कौन करता है? RBI करती है, और फिजिकल पॉलिसी ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, बजट के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से? बजट। हाँ, AD जब AS है मतलब ये वाले कंडीशन है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ होना चाहिए, वास्तव में यहाँ हुआ, तो यहाँ से यहाँ आना है, तो डिमांड को कम करना है। तो डिमांड कम करने के लिए, मतलब डिमांड कम करने का मतलब कि लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चे कम करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो RBI क्या करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सिक्योरिटी का खरीद बिक्री करेगा। सिक्योरिटी का खरीद बिक्री ये गवर्नमेंट नहीं करती है, बजट मतलब गवर्नमेंट नहीं करती है, वो जो भी होगा RBI करता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। सर एक बार थोड़ा एलिब्रेट करके थोड़ा समझाओगे? समझा नहीं ये। देखो ये जो आपने अपने ओपन मार्केट वगैरह बताया। हाँ देखो एक मिनट, इसको तब हमको अलग से बताना। देखो यहाँ बता रहा हूँ, RBI का वर्किंग है ना, फंक्शंस ऑफ RBI, ये मनी एंड बैंकिंग का है, फंक्शंस ऑफ RBI, ठीक है। RBI का फंक्शन, RBI का फंक्शन है ना, RBI के दो तरीके, क्रेडिट कंट्रोल करने के, क्रेडिट को कंट्रोल करने के RBI के दो तरीके हैं। एक तरीका है जिसको हम कहते हैं, बुक निकाल लो साथ साथ, क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव मेथड्स, और दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, हाँ सर, यस सर, समझ में आई बात? हाँ सर, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ठीक है, मेथड है। तो क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो ओपन रेट, मार्केट ऑपरेशन, लीगल CRR, रिजर्व, SLR, ये सब पढ़ा है ना? यस सर, ठीक है, ठीक है, यस सर, हाँ, तो ये उसी तरीके में ये हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आता है। ठीक है, यस सर, हाँ, तो अगर एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, इन्फ्लेशनरी गैप में क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ आ गया है, उसको हमको लाना है यहाँ पर। तो मतलब हमको क्या करना, जनता के पास जनता के पास पैसा ज़्यादा है, जनता से पैसे निकालने हैं, तो पैसा निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट, टैक्स बढ़ा सकते हैं सर, रेपो रेट बढ़ा देंगे। ठीक है, यस सर, तो कॉमर्शियल बैंक जो है, रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक RBI से जो लोन लेता है, लोन है ना, ये लोन जो लेता है, कौन लेता है, कॉमर्शियल बैंक लेता है RBI से। हाँ, तो ये रेपो रेट कहलाता है शॉर्ट टर्म के लिए। इस तो उसका रेट बढ़ा देगा, क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो लोन कम लेगा। जब लोन कम देगा तो पब्लिक को लोन कम प्रोवाइड होगा, हाँ, पब्लिक को लोन डाउन हो जाएगा। ठीक है, यस सर, तो पब्लिक के पास पैसा कम, तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर पब्लिक का क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर घट जाएगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, करेक्ट है, समझ में आया? यस सर, आगे, हाँ, तो ये एग्रीगेट डिमांड जब कम होगा तो इधर आ जाएगा। इसी तरह CRR के केस में भी होगा। CRR अगर डिफिनेशन मालूम है तो CRR क्या होता है, RBI के पास पैसा जमा किया जाता है, बैंक क्या करता है, RBI के पास पैसा जमा करता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, हाँ, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, यस सर, तो RBI के पास जो पैसा जमा करता है, RBI पहले बोला कि 100 रुपये में से 20% मतलब 20 रुपया आपको मेरे पास जमा करना है। अब बोल रहा है कि नहीं, 40% जमा करना है, तो 40 रुपया जमा करो। तो बैंक के पास कितना बचेगा, 100 में से अगर 20% पहले जमा करता था, 100 रुपया इसके पास टोटल मनी था, 80 बचेगा। अब इसके पास कॉमर्शियल बैंक के पास कितना बचा, 80 बचेगा। 80 बचेगा। अब ये 40% जब जमा करेगा तो कितना बचेगा, 60। 60 है सर। हाँ, तो पहले 5 लोगों को लोन देता था, तो अब कम लोगों को लोन देगा ना, अब 2 लोगों को दे पाएगा। ठीक है, 2 या 3 जो भी कह लो, एक मानने के लिए। ठीक है, तो लोन कम देगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड कम होगा ना, कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये फिर कम हो जाएगा। तो ये एग्रीगेट डिमांड, इसी तरह बाकी को भी हम समझ सकते हैं, बाकी जो भी है ना, पढ़े हैं ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसका डिफिनेशन याद रहेगा तब आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए ये सारे तरीके हम अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन यही जब डिफ्लेशनरी गैप होगा, जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा, तो हम उल्टा करेंगे। उसमें रेपो रेट बढ़ा रहे थे, घटा देंगे इस केस में। उसमें CRR बढ़ा रहे थे तो CRR घटा देंगे। समझ में आई बात? उल्टा काम करेगा ये। हाँ जी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यही था, पहला जो क्वेश्चन था ना, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या होता है, कि RBI पब्लिक में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, है ना, बेचती और खरीदती है। जब जब मान लो कि बेच रही है, करता हूं, अगर मान लो कि गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है, 100 रुपये का एक बॉन्ड है, मान लो सिक्योरिटीज है, बॉन्ड है, कुछ भी मान लो, ठीक है, 100 रुपये का। अगर विशाल या मानो कोई भी है, ठीक है, या आदित्य है, कोई भी, अगर मान लो तुम 100 रुपये का बॉन्ड खरीदते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास
पैसा कम होगा कि ज़्यादा होगा? सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, तो तुम कम खर्च करोगे। हाँ सर। तो जब कम खर्च करोगे तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। तो हाँ एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा है तो सिक्योरिटीज क्या करेगा? आरबीआई आपको सेल करेगा। ठीक है? ठीक है। यस सर। तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। हाँ जी। और जब एग्रीगेट डिमांड कम है और बढ़ाना है तो क्या करेगा? सिक्योरिटीज जो सेल किया हुआ पहले से उसको परचेज कर लेगा। यस। तो जब परचेज करेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा ना। हाँ जी। तो पैसा जब लोगों के हाथ में आए तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। यस सर। तो पहला क्वेश्चन जो था वो यही था, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। तो पहले क्वेश्चन में मिस्टेक क्या था? हाँ, मिस्टेक ये था कि गवर्नमेंट ये काम नहीं करती है, बस यही मिस्टेक था। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ये काम जो करता है वो सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, तो पहला ओके ऑप्शन फॉल्स है, था फॉल्स था, और दूसरा जो है राइट था। सर। ठीक है ना? हाँ, अब ओके बताओ सर। कि तुम तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? तुम्हारा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या था? सर थर्ड, जो इसका थर्ड एमसीक्यू है ना सर, उसको समझा नहीं पाया थोड़ा, ये वाला। कौन है क्वेश्चन? सर ये वाला। एक मिनट रुक गया, ये कहाँ गया मेरा? LIC कहाँ से आ गया? मीट है तो सर मैं 10 सेकंड में आया, एक नोटबुक लेके सर, एक दूसरी नोटबुक है तो उसको लेकर। ठीक है, तुम लेके आओ। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन है? सर थर्ड वाला। थर्ड वाला? सर मैंने भी स्क्रीन प्रेजेंट करी हुई थी उसमें। चलो चलो, मैं अब तो मैंने प्रेजेंट कर दिया। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, देखो, टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVAMP मस्ट बी एडेड टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA एट बेसिक प्राइस। ठीक है, GVAMP इसमें कुछ नहीं था, बेसिक प्राइस था। बेसिक प्राइस से मतलब है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और GVAMP में जाना है तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये पहले बात, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स होगा। कौन सा होगा? सर ग्रॉस वैल्यू एडेड, सर प्रोडक्शन टैक्सेस। इसमें देखो, नेट देखो, प्रोडक्ट टैक्स तो नहीं होगा। ठीक है, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। नेट प्रोडक्शन टैक्सेस मतलब हो जाता है एक्साइज की तरफ ये इशारा करता है। ये नेट प्रोडक्शन टैक्स, जो प्रोडक्शन जो पर जो टैक्स लगता है ना उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट टैक्स जो है, जब आप कोई सामान बेचने जा रहे हो ना उस पर जो टैक्स लगेगा उस पर की बात हो रही है, मतलब मार्केट की बात यहाँ कर रहा है। तो हाँ, अगर हम इसमें जीवीए बेसिक FC में अगर ये नेट प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करेंगे तो MP होगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ये क्वेश्चन तो हो गया था। यस सर। 6th भी हो गया था। 7 नहीं हुआ। 7 नहीं हुआ था। चलो नहीं 7 के लिए हमको स्क्रीन वापस लाना पड़ेगा वहाँ पर। चलो मैं देखता हूँ, चलो स्टॉप करता हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है, 7th क्वेश्चन है Yes, ना? sir. 7th क्वेश्चन आपके दिमाग में है ना? 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन क्या था? 7th क्वेश्चन था सर, उसमें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोपोर्शनेट टू कंज्यूम कैन बी यूनाइट। चलो मैंने ओपन कर लिया, मैं पढ़ता हूँ। चलो मैं ओपन कर लिया क्वेश्चन अपना। ठीक है, क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
कैन बी यूनिटी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कौन सा लेसन का, पहले तो ये ध्यान रखो कौन सा लेसन का है। बोलो। तो ये है, मैं कुछ फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ, देखो पकड़ो इससे कि कहाँ कहाँ है। बोलो, पकड़ते जाओ। नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। नहीं नहीं, इनकम डिटर्मिनेशन का है, किन्सियन थ्योरी का है ये क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। देखो ये सारे फॉर्मूले लिख दिए। एमपीसी का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बाकी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आदित्य, अमन, यस सर। अमन है? हाँ सर, अमन नेगी भी है। अमन बोल नहीं रहे हो? सर पता नहीं, इसके फोन भी मिलाता हूँ तो भी बड़ी धीरे धीरे आवाज आती है, क्या परेशानी है? चलो ठीक मानो। सर उसने क्लास लेफ्ट कर दी। बताओ, मेरा टाइम तो बर्बाद होता है इसे ना। मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। चलो ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी कैन बी यूनिटी। देखो एमपीसी की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 to 1 के बीच में करती है। हाँ, एमपीसी का मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। एमपीसी क्या बताता है कि इनकम में चेंज होने के बाद कंजम्पशन में जो चेंज होता है उसका रेशियो होता है। तो कभी भी इनकम, चेंज इन इनकम से चेंज इन कंजम्पशन हमेशा कम ही होगा, ये ध्यान रखना। या मैक्सिमम क्या हो सकता है कि कंजम्पशन डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई हो जाए। मतलब कि इनकम जितना बढ़ा, इनकम में मान लो 5 रुपया बढ़ोतरी हुई, तो 5 रुपये कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो जाए, ये तो संभव है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि इनकम 5 रुपये बढ़े और कंजम्पशन 7 रुपये हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों इक्वली बढ़ेंगे और इक्वली कम होंगे। नहीं, मैक्सिमम मैं क्या कर रहा हूँ कि इनकम जैसे बढ़ता है आदमी का, जैसे तुम्हारे पापा की इनकम बढ़े 100 रुपया, तो पापा जो है 80 रुपया खर्च करेंगे, 60 रुपया खर्च करेंगे, 40 रुपया खर्च करेंगे, यही होता है जनरली। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 100 रुपया इनकम बढ़े और 200 रुपया खर्च कर दें, ये नहीं होता है। कभी। ठीक है ना? मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 100 रुपया बढ़ा और 100 रुपया खर्च कर दें, यही मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो अगर 100 रुपया बढ़ा और 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा सी और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा सी डेल्टा वाई बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो एमपीसी मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और एमपीसी 0 से 1 के बीच में वैरी करता है। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। एमपीसी देखो, y इजिकल टू सी प्लस एस होता है, करेक्ट ना? यस सर। तो अगर हम कर दें डेल्टा वाई इजिकल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, लिख सकते हैं ना? यस सर। लिख सकते हैं। अब हमने देखो, अभी तो दूसरा बीच में आ गया, इधर इधर करता हूं। तो अगर हम डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इजिकल टू डेल्टा वाई लिख रहे हैं ना, हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई इजिकल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई लिख सकते हैं। दोनों तरफ डेल्टा वाई से, मैथमेटिक्स के तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग बता दोगे। हाँ सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो इसको कट कर दिया तो इधर 1 हो गया, और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई क्या हो गया? एमपीसी। और डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई क्या हो गया? एमपीएस इजिकल टू 1। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इजिकल टू 1। ठीक है, तो एमपीसी इजिकल टू 1 माइनस एमपीएस। ठीक है, अगर एमपीएस अगर 1 हो जाए तो क्या होगा? 1 माइनस 1 इजिकल टू 0। तो एमपीसी क्या हो सकता है? 0 हो जाए मैक्सिमम, क्योंकि दोनों को मिलके तो 1 होना है ना। एक अगर 0 होगा तो दूसरा 1 होगा, एक अगर 1 होगा तो दूसरा 0 होगा। ठीक है, तो एमपीसी क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, और एमपीसी हमने अभी निकाल के बताया 1 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है। ठीक है ना? करेक्ट।
उसी तरह यस सर। उसी तरह एमपीएस भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी कैन बी यूनिटी। तो सही है ना, हाँ जी सर। एमपीसी एक हो सकता है, ये तो सही है। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ जी। दूसरा सर जी, क्या तो कहता है कि एज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी increases, the proportionate increase in the level of consumption is always more than the increase in the level of income. नो सर, ये फॉल्स। ये नहीं फॉल्स हो होगा सर। सकता, ये फॉल्स होगा। यस सर, फॉल्स होगा। क्योंकि अभी ये देखा ना, अभी आपको बताया कि पापा की इनकम वाला बताया जो यस सर, फॉल्स होगा सर। फॉल्स होगा। तो समझ में आ गया, हाँ जी। यस सर। समझ में आ गया। आ गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप डेली क्लास लेना आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है तो मैंने अभी लंच और डिनर नहीं किया है, सर। ओके सर। ठीक है। यस सर। इन ये क्वेश्चन है, in a two sector economy aggregate demand can be determined by adding क्या। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या जानना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है ना, प्रेजेंट करने में टाइम लगेगा। इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी, दो सेक्टर मतलब क्या है, AD इजकल टू C+I, ठीक है। यस सर। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी आज मॉर्निंग बताया था, ये C+I+G+X-M बता रहा था ना, ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी। तो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग व्हाट डैश। तो एग्रीगेट डिमांड का तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या C+I है, करेक्ट ना। यस सर। यस सर। अब देखो सी क्या होता है, अगर इकोनॉमी होती है सर, ये देखो तो। सी, देखो सी के लिए हम क्या, सी का इक्वेशन क्या होता है, C=C⁻+BY यस सर। होता है ना। और ये क्या है, ये हमारा C⁻ है, और C⁻ को हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, ठीक है। यस सर। और BY को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड, ठीक है, ठीक है, इंड्यूस्ड क्या, BY ना, BY ऐसे लिखो, BY इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ओके सर। इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सर ये वाला चैप्टर आ रहा है। हाँ हाँ, ये वाला चैप्टर आ रहा है भाई यार। क्या कोई कहीं से मालूम हो रहा है क्या कि नहीं आ रहा है, नो सर। बोलो। नो सर। अभी तक मेरे नॉलेज में तो आ रहा है, अभी तक अगर ब्लूप्रिंट आया है क्या, सर ऑटोनोमस कंजम्पशन बाय आगे क्या लिखा है कि समझ नहीं आ रहा। ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और ये BY है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अच्छा, इंड्यूस, ओके सर। ठीक है, और ये I क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसका हम डायग्राम ऐसे बताया है ना क्लास में, तो ऐसे बताया था, ऐसे। हाँ सर। याद आ रहा है। तो देखो, तो इसका मतलब क्या है, एडी कैसे बना, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटरमाइंड कैसे, सी ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, समझ में आ गया। यस सर। ये ऑप्शन बी, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, समझ में आया। यस सर। यस सर। तो ऐसा है ना कि जब तुम खुद सॉल्व करोगे ना, मार्किंग स्कीम भी तुमको मिल गया, मिल गया ना, यस सर। मैंने ग्रुप में भेजा है। तो अभी क्या करोगे आप लोग, आज ये सॉल्व करो, कल मॉर्निंग में, कल स्कूल है नहीं ना, नहीं सर, कल छुट्टी है सर। कल छुट्टी, ठीक है। तो कल क्या करोगे, कल आप मुझे रिमाइंड करोगे कितने बजे कल ट्यूशन है आप लोग का, सर है तो सही, नहीं है ना, टाइमिंग क्या फिक्स रहेगी। नहीं कल ट्यूशन तो पहले बताते हैं यार, नहीं मतलब कल को ही बताएंगे, अभी मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा वो नहीं बताया है। ठीक है, तो कल 9 बजे क्लास फिक्स करो, मॉर्निंग में। हाँ ओके सर। ठीक है, कल 9 बजे, 9 बजे, ठीक है,
कल 9 बजे नहीं, 9 बजे नहीं, 10 बजे करो, इसलिए कि 9 बजे बेटा जाएगा तो बेटा को भेजने के बाद मैं लूँगा क्लास, ठीक है? सर आप बेशक 11 बजे रख लो। नहीं, 10 बजे ज़्यादा लेट करोगे तो हम कोई काम हमारा नहीं हो पाएगा। 10 बजे रखते हैं, ठीक है? 10 बजे रख दो, रख देना। और सुनो, जितने बच्चे हैं, अनुष हैं, ये सब जितने बच्चे ना, कनिष्का को भी बोल देना, जो थोड़ा सा अभी हमको लगता है जिनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और सुनो, रोज सोने से पहले मन में लाओ कि हमको 70% से कम नहीं लाना है। यस सर। रोज, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, और मुझे मैसेज करना कि 70% मेरा काम मार्क्स ज़्यादा आएगा। कम नहीं लिखना है, कम निगेटिव वर्ड कोई यूज नहीं करना है। लिखना मुझे रोज मैसेज करो कि 70% से मार्क्स ज़्यादा आएगा सर, मेरा ज़्यादा मार्क्स आएगा। केवल मुझे मैसेज करोगे तो मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, जान लेना। ठीक है सर। केवल मुझे मैसेज करोगे तो अपने आप देखना मन में बदलाव कितना आएगा, ठीक है? ठीक, चलो, गुड नाइट, शुभ रात्रि।